नमस्कार। आज हम एक अहम और कह सकते हैं काफी उलझे हुए ऐतिहासिक किरदार पर बात करने वाले हैं, राजा चंवर सेन। जी। दिलचस्प बात यह है कि इनका नाम एक तरफ तो चंवर वंशी क्षत्रियों के मतलब गौरवशाली अतीत से जुड़ता है, हाँ। और दूसरी तरफ आज के समय के चमार समुदाय से भी। ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है ना? बिल्कुल, और इसी विरोधाभास को समझना जरूरी है। तो आज हम इसी कहानी को मतलब इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि राजा चंवर सेन कौन थे, उनका वंश क्या था, फिर वो मध्यकालीन भारत में जो आक्रमण हुए, हाँ, उनका क्या असर पड़ा, हाँ, और ये चमार शब्द कैसे आया, फिर आधुनिक समय में पहचान वापस पाने की कोशिशें हुई। जी, और सबूत कितने हैं, पुरातात्विक सबूतों की क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस जटिल इतिहास को समझें, जिसमें शौर्य भी है, सामाजिक बदलाव भी है और पहचान का संघर्ष भी है, सब कुछ मिला जुला। हाँ, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये राजा चंवर सेन थे कौन? देखिए, जो पारंपरिक विवरण मिलते हैं उनके अनुसार ये चंवर वंश के संस्थापक माने जाते हैं, या कम से कम एक बहुत प्रमुख राजा। और वंश कौन सा? सूर्यवंशी, क्षत्रिय, मतलब वो कुल जो खुद को भगवान राम का वंशज मानता है। इनकी राजधानी चंवरावती बताई जाती है। चमरावती ये कहाँ थी? माना जाता है कि आज के गुजरात के इलाके में कहीं, लेकिन पक्की लोकेशन वो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर वही बात दिमाग में आती है कि एक प्राचीन सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा, हाँ, उनका नाम आज एक ऐसे समुदाय से कैसे जुड़ गया जिसे सदियों तक मतलब सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया, चमार समुदाय से। ये कनेक्शन कैसे बना, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी चर्चा का। तो अगर हम वंश की जड़ों में और जाएं, आपने बताया सूर्यवंशी क्षत्रिय, कुछ स्रोत इन्हें इक्ष्वाकु वंश की शाखा भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, इक्ष्वाकु वंश, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। महाभारत के अनुशासन पर्व जैसे ग्रंथों में भी इस तरह के वंशों का उल्लेख मिलता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और चंवर सेन से पहले या बाद के राजाओं के भी नाम हैं? जी, कुछ नाम आते हैं जैसे कमल सेन, ब्रह्मसेन, रतिसेन, और चंवर सेन के बाद भी भद्रसेन, त्रियसेन, सूर्यसेन, और एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, चामुंडा राय। कहते इन्होंने वंश को काफी आगे बढ़ाया। और इनका राज कहाँ-कहाँ फैला था, मतलब अंदाजन? माना जाता है गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से, और राजधानी चमरावती, जैसा कहा, काफी समृद्ध नगरी थी। अच्छा। हाँ, और इस वंश की उस समय की प्रतिष्ठा का एक बहुत दिलचस्प संकेत मिलता है 8वीं शताब्दी में। क्या? मेवाड़ के जो संस्थापक थे बप्पा रावल। हाँ, बहुत मशहूर नाम है। जी, तो ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं कि बप्पा रावल का विवाह एक चंवर वंशी राजकुमारी से हुआ था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, अब सोचिए, उस जमाने में मेवाड़ जैसा शक्तिशाली राज्य का शासक अगर चावर वंश में विवाह कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि चावर वंश उस समय कोई छोटा मोटा वंश नहीं था, उनका काफी रुतबा, काफी सम्मान रहा होगा। बिल्कुल, राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये उस समय के शक्ति संतुलन का भी एक तरह से प्रतीक है। और कुछ आधुनिक व्याख्याएं भी हैं इस पर, जैसे विजय सोनकर शास्त्री जी का मानना है कि ये मूल रूप से चर्मकार क्षत्रिय थे। चर्मकार क्षत्रिय, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे योद्धा जिनमें लड़ने का कौशल तो था ही, साथ में शायद चमड़े से जुड़े काम में भी निपुणता थी। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी मुख्य पहचान फिर भी एक शासक और योद्धा वर्ग की ही थी। चमड़े का काम शायद एक अतिरिक्त हुनर रहा हो, लेकिन वो उनका प्राथमिक पेशा नहीं था। समझ गई। तो एक तरफ ये गौरवशाली तस्वीर है, लेकिन फिर जैसा अक्सर इतिहास में होता है, हालात बदलते हैं, मध्यकाल आता है। हाँ, और वो दौर उथल पुथल का था। 12वीं सदी के बाद से तुर्क, फिर दूसरे मुस्लिम शासकों के आक्रमण बहुत बढ़ गए, और इसका असर उत्तर और पश्चिम भारत के पुराने राजपूत वंशों पर बहुत गहरा पड़ा। निश्चित रूप से कई वंशों की शक्ति कमजोर हुई या खत्म हो गई। चमर वंश भी इससे अछूता नहीं रहा। खासकर कहा जाता है कि 15वीं सदी के आखिर और 16वीं सदी की शुरुआत में सिकंदर लोदी का समय। हाँ बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी 1489 से 1517 के शासनकाल में, उस दौरान कहते हैं कि चंवर वंशियों को एक बड़ी सैन्य हार झेलनी पड़ी। और यहीं से कहानी वो दुखद मोड़ लेती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जी, जो विवरण मिलते हैं वो बताते हैं कि युद्ध में हारने के बाद
बड़ी संख्या में चंवर वंशी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उन पर दबाव डाला गया कि वो इस्लाम कबूल कर लें। और जिन्होंने इनकार किया, कहा जाता है कि जिन्होंने इनकार किया उन्हें सजा देने और सामाजिक रूप से नीचा दिखाने के लिए उन्हें जबरदस्ती चमड़े के कामों में ढकेल दिया गया। जैसे कि वो काम जिन्हें उस समय का समाज हेय दृष्टि से देखता था और अक्सर सबसे निचली जातियों से जोड़ता था, खासकर गाय की खाल उतारने का काम। ये तो मतलब एक तरह से पहचान पर हमला था, योद्धा से एकदम नीचे गिरा देना। बिल्कुल। और यहीं से अगर हम बड़े सामाजिक बदलाव के नजरिए से देखें तो चमार शब्द का इस्तेमाल इन लोगों के लिए अपमानजनक तरीके से शुरू हुआ लगता है। अच्छा, तो चमार शब्द पहले से था? हाँ, शब्द तो संस्कृत के चर्मकार से आता है, जिसका सीधा मतलब है चमड़े का काम करने वाला, एक तरह का व्यवसाय सूचक शब्द। ठीक है। लेकिन सिकंदर लोदी के समय की इन घटनाओं के बाद इस शब्द का मतलब बदल गया। यह सिर्फ पेशा बताने वाला शब्द नहीं रहा। तो क्या बन गया? ये एक हथियार बन गया, हारे हुए क्षत्रियों की पुरानी पहचान मिटाने का, उन्हें नीचा दिखाने का और उन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेलने का। मतलब उनकी वीरता की पूरी विरासत को छीनकर उन्हें एक ऐसे काम से जोड़ दिया गया जिससे उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। ये तो सच में पहचान पर बहुत गहरा आघात था। लेकिन क्या उस दौर में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ? मतलब क्या सबने चुपचाप ये मान लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिरोध की कहानियां भी हैं। इसी दौर में 15वीं शताब्दी में संत रविदास जी का भी समय था। हाँ, संत रविदास, उन्हें भी कई स्रोत चंवर वंशी बताते हैं। जी हाँ, वो भक्ति आंदोलन के बड़े संत थे और उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच के खिलाफ बहुत मजबूती से आवाज उठाई, सामाजिक बराबरी का संदेश दिया। उनकी और सिकंदर लोदी की भी एक कहानी है शायद। हाँ, एक लोक कथा बहुत चलती है कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने किसी बात पर संत रविदास को बंदी बनाने या अपमानित करने की कोशिश की थी। फिर क्या हुआ? तो कहते हैं कि हजारों की संख्या में चंवर वंशी योद्धा दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने सुल्तान के महल को घेर लिया। इतना दबाव बनाया कि सुल्तान को संत रविदास को ससम्मान छोड़ना पड़ा। वाह! अब देखिए, इस कहानी में ऐतिहासिक सच्चाई कितनी है ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोक स्मृति में ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि हार और दमन के बावजूद इस समुदाय के अंदर अपनी इज्जत और पहचान के लिए लड़ने का जज्बा जिंदा था। वो अपनी जड़ों को भूले नहीं थे। ये जानना बहुत जरूरी है। इतिहास सिर्फ हार की कहानी नहीं होता, उसमें संघर्ष और प्रतिरोध भी होता है। तो अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, आधुनिक समय की तरफ, 19वीं 20वीं सदी, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक चेतना आ रही थी। जी। तब क्या हुआ? क्या इस समुदाय ने अपनी वो खोई हुई क्षत्रिय पहचान को फिर से स्थापित करने, उस पर दावा करने की कोशिश की? हाँ, बिल्कुल की। और इस दौर में हमें ऐसी कई कोशिशें साफ दिखाई देती हैं। जैसे कि? एक महत्वपूर्ण उदाहरण है 1910 में आई एक किताब श्री चमर पुराण। इसे लिखा था यूबीएस रघुवंशी ने। श्री चमर पुराण, इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जिसे चमार कहा जा रहा है, उस समुदाय को उनके गौरवशाली अतीत से जोड़ा जाए। इसमें जोर देकर कहा गया कि ये समुदाय असल में राजा चंवर सेन और उनके वंशज चामुंडा राय जैसे महान क्षत्रिय राजाओं का ही वंशज है। तो ये एक तरह से अपनी विरासत पर दोबारा दावा करने जैसा था। हाँ, बिल्कुल, पहचान को पुनः स्थापित करने का प्रयास। और जाटव समुदाय की भी बात आती है। जी, चमार समुदाय की एक प्रमुख उपजाति है जाटव। उन्होंने भी अपनी पहचान को भगवान कृष्ण के यदुवंश या यादव वंश से जोड़ने की कोशिश की। 1917 के आसपास जाटव वीर महासभा जैसे संगठन बने। अच्छा। और उन्होंने पर्चे बांटे जिनमें चंवर वंश की वीरता, उनके क्षत्रिय होने की कहानियां लिखी होती थी। ये सब कोशिशें उस दौर में समुदाय के अंदर एक आत्मसम्मान जगाने और समाज में बराबरी का दर्जा पाने के संघर्ष का हिस्सा थी। लेकिन इसमें कुछ अंदरूनी मतभेद भी हुए शायद। हाँ, ये भी एक पहलू है। कहा जाता है कि क्षत्रिय पहचान के इस दावे में कुछ तथाकथित निचली माने जाने वाली चमार उपजातियां जैसे बुलिया वगैरह को शायद उतना महत्व नहीं दिया गया या शामिल नहीं किया गया। इससे समुदाय के भीतर ही कुछ तनाव भी पैदा हुआ। ये दिखाता है कि पहचान की राजनीति कितनी जटिल हो सकती है। ये तो है। और इन सारी कोशिशों को हमें उस बड़े सामाजिक और राजनीतिक मंथन के संदर्भ में देखना चाहिए जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विचारक और समाज सुधारक सामने आए। हाँ, बाबा साहेब अंबेडकर। जी, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद दलित समुदायों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों के लिए जो अभूतपूर्व संघर्ष किया वो हम सब जानते हैं। उन्होंने सिर्फ भेदभाव के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि दलित समुदायों के भीतर
आत्मसम्मान और गौरव की भावना जगाने पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने इतिहास की क्या भूमिका बताई? उन्होंने तर्क दिया कि सदियों का ये जो जातिगत उत्पीड़न है, ये जो व्यवस्था है, इसी ने चमर वंश जैसे समुदायों को, जिनका अतीत शायद गौरवशाली रहा, समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया। इसलिए अपने इतिहास को जानना, अपने नायकों को याद करना, ये सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। मतलब इतिहास के इन आख्यानों का इस्तेमाल अपनी मौजूदा हालत को चुनौती देने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए किया जाने लगा। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वंश की कहानियाँ, वीरता के किस्से, पहचान को फिर से पाने की कोशिशें। लेकिन अब वो सवाल आता है जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा, पुरातात्विक सबूत। हाँ, सबूत, आर्कियोलॉजी। क्या राजा चंवर सेन या वो चंवर रावती नगरी या चंवर वंश के शासन काल का कोई ठोस मतलब जमीनी सबूत हमें मिला है? कोई शिलालेख, कोई सिक्के, मोहरें, इमारतों के खंडर? देखिए, दुर्भाग्य से जैसा कि उपलब्ध स्रोत बताते हैं, इस मामले में स्थिति थोड़ी कह सकते हैं धुंधली है। मतलब ये कि राजा चंवर सेन या चंवर वंश से सीधे तौर पर जुड़े हुए ऐसे सबूत जिन पर कोई विवाद न हो, वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो फिर ये सारी जानकारी कहाँ से आ रही है? इसका बड़ा आधार साहित्यिक ग्रंथ है, जैसे महाभारत या कुछ पुराणों में मिलने वाले जिक्र, या फिर जो पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं, भाटों की वंशावलियां हैं और समुदाय की अपनी यादें हैं। और चमरावती शहर? इतिहासकार मानते हैं कि शायद गुजरात में कहीं था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी और एजेंसी की खुदाई में अब तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली है जिसे पक्के तौर पर चमरावती कहा जा सके, या जो चंवर वंश के शासन की पुष्टि करती हो। ये तो एक बड़ी कमी है। हाँ, ये एक चुनौती है, सीधे सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई संकेत ही नहीं है। कुछ परोक्ष या परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं जिन पर इतिहासकार ध्यान देते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, चंवर वंश का संबंध राजस्थान के चौहानों और मेवाड़ के गोहिलों से बताया जाता है। हाँ। अब इन राजपूत वंशों के तो अपने शिलालेख, ताम्रपत्र, किले वगैरह मौजूद हैं जो उनकी ऐतिहासिकता साबित करते हैं। तो बप्पा रावल द्वारा चमरवंशी राजकुमारी से विवाह का जिक्र अगर इन राजपूत इतिहासों में मिलता है तो वो एक तरह का अप्रत्यक्ष सबूत माना जा सकता है। हाँ, कि चंवर वंश मौजूद था और महत्वपूर्ण था। लेकिन मुश्किल वही है, हमें राजा चंवर सेन के नाम का कोई सिक्का नहीं मिला, उनकी कोई मूर्ति नहीं मिली, या उनका बनवाया कोई मंदिर या किला नहीं मिला जिसका एकदम स्पष्ट प्रमाण हो। और यहीं पर वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है जिस पर इतिहासकारों में बहस भी होती है। क्या सवाल? कि क्या ये संभव है कि चंवरवंश का ये जो क्षत्रिय इतिहास बताया जाता है, जैसा श्री चंवर पुराण या लोक कथाओं में, वो बाद में गढ़ा गया हो सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए? अच्छा, मतलब ये दावे बाद में बने। कुछ विद्वान जैसे रामनारायण रावत ऐसा ही तर्क देते हैं। उनका मानना है कि चमार समुदाय की जड़ें पारंपरिक रूप से खेती और चमड़े के काम में थीं, और ये क्षत्रिय वंश का दावा बाद के दौर की सामाजिक आकांक्षाओं का नतीजा है। और जो किताबें लिखी गईं, जैसे हिस्ट्री ऑफ द चमार डायनेस्टी, हाँ, 20वीं सदी में ऐसी किताबें आई। राजकुमार की किताब का आपने जिक्र किया, ये चंवर वंश के गौरव की बात तो करती हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये ऐतिहासिक शोध से ज्यादा सामाजिक जागरूकता फैलाने वाला साहित्य है, ठोस सबूतों पर आधारित कम। और इसे बंगाल के चंद्र राजवंश से भी अलग रखना होगा। हाँ, बिल्कुल। बंगाल में 10वीं-11वीं सदी में एक चंद्र राजवंश था जिसके कुछ पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, लेकिन उसका इस चंवर वंश से कोई सीधा लेना देना नहीं है, वो अलग है। तो मतलब एक तरफ गौरवशाली अतीत के दावे हैं, लोक स्मृतियां हैं, साहित्यिक संदर्भ हैं, जी, और दूसरी तरफ ठोस पुरातात्विक सबूतों की कमी है और वैकल्पिक ऐतिहासिक व्याख्याएं भी हैं। ये तो काफी उलझी हुई तस्वीर बन गई। हाँ, है तो फिर इस पूरी चर्चा से हम क्या समझे? मतलब राजा चंवर सेन और चंवर वंश की ये जो कहानी है, इसका आज हमारे लिए क्या मतलब है? What's the takeaway? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मतलब यही है कि इतिहास, खासकर भारत का सामाजिक इतिहास, बहुत जटिल है। ये कोई सीधी सपाट कहानी नहीं होती। चंवर वंश की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध, हार जीत और सामाजिक पूर्वाग्रह, ये सब मिलकर किसी समुदाय की पहचान को पूरी तरह बदल सकते हैं, उसे दबा सकते हैं। और फिर कैसे वही समुदाय सदियों बाद अपनी जड़ों को, अपने गौरव को फिर से तलाशने और स्थापित करने की कोशिश करता है, भले ही उसके पास वो पारंपरिक किस्म के पत्थर या सिक्के वाले सबूत कम हो। ये कहानी सामूहिक स्मृति की ताकत भी दिखाती है। बिल्कुल, लोक कथाओं की, साहित्यिक परंपराओं की, ये चीजें भी इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं।
खासकर उन समुदायों के लिए जिनका लिखा हुआ इतिहास सत्ताधारी वर्गों ने शायद नजरअंदाज कर दिया हो। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पत्थरों और सिक्कों का इतिहास नहीं है, ये लोगों की यादों का, उनके संघर्षों का भी इतिहास है। और ये दिखाता है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदलती है, उस पर दावा किया जाता है, उसे चुनौती दी जाती है। हाँ, और शायद यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। क्या सवाल? जरा सोचिए, इतिहास में ऐसी कितनी ही पहचानें होंगी जिन्हें जानबूझकर दबाया गया या मिटाया गया, या जो बस समय के साथ खो गईं। हाँ, मुमकिन है। तो ऐसे में उन खोई हुई या दबाई गई पहचानों को फिर से जिंदा करने और समझने में मौखिक परंपराओं की, लोक गाथाओं की, सामुदायिक स्मृतियों की क्या भूमिका हो सकती है, खासकर तब जब हमारे पास शिलालेखों या खंडहरों जैसे ठोस भौतिक सबूत बहुत कम हो। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, सोचने वाली बात है। इन सवालों पर विचार करना शायद हमें इतिहास को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई इस विषय में और जानना चाहे तो जैसा कि हमारी चर्चा में आया, श्री चवर पुराण या हिंदू चर्मकार जाति जैसी पुरानी किताबें हैं, या फिर इस विषय पर जो एकेडमिक शोध हुआ है उसे देख सकते हैं। राजा चवर सेन की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, वो आज भी जिंदा है पहचान, सम्मान और न्याय के संघर्षों में। सही कहा।